नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, सिद्धार्थनगर से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे महकमे को शर्मसार कर दिया है और जनप्रतिनिधियों के जो व्यवहार है अधिकारियों के प्रति उसको उजागर किया है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जो सिद्धार्थनगर के शौरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा का बताया जा रहा है। पहले इस वीडियो को आप देखिए, फिर उसके बाद बताते हैं आपको, खुद समझ में आ जाएगा किस तरीके का व्यवहार जनप्रतिनिधि। एसबीआई यहाँ पर है, एक संतोष शुक्ला जी खड़े हो जाएंगे, भैया संतोष जी और रामू जी वो भी खड़े हो जाएंगे। अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कितनी अच्छी बात बताई, हमारे मुख्यमंत्री जी कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता विधायक जनप्रतिनिधि कौन होता है। साइड से पूछ लीजिएगा, इन्हें जब इन्हीं को नहीं पता तो इन बच्चों को कैसे बताएंगे जनप्रतिनिधि कैसे होता है। कैंप का कार्यक्रम जो कैंप का काम था वो हमारे सांसद जी को एसए साहब ने बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया। ऐसे नए दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने किसको जनप्रतिनिधि बनाया है ये इन्हीं से पूछिएगा। इन्हें नहीं पता इनका एमएलए कौन है, एमपी कौन है, तो बताइए तो मैं इनका क्या करूँगा। यहाँ ये लोग दलाली करने आए क्या? इन्हें ये पता है। मैं सारे लोगों को ये बोलूँगा, इनका क्या काम आपको पता है? विनय वर्मा जी और जिस तरीके से बात कर रहे हैं, नाराज इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि जो बीयू साहब है उनको पता नहीं हो, इसलिए बार कह रहे हैं कि जब इनको विधायक के बारे में नहीं पता तो इसका बारे में मैं जानकर क्या करूंगा। क्या यहाँ पर ये लोग दलाली करने आए? डीएम मौजूद है मंच पर, सांसद जगदम्बिका पाल मौजूद है, ऐसे जनप्रतिनिधि जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद हैं उस मंच पर। लेकिन जिस तरीके से एक विधायक का ये जो बड़बोलापन है और एक अधिकारी के लिए इस तरीके से अमानवीय शब्द इसे कहें और ये मर्यादा को तार तार करने वाला शब्द है, क्योंकि वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और इस तरीके के शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए था एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। भले इस चीज की जानकारी नहीं थी, लेकिन स्वाभाविक सा है कि एक विधायक के बारे में अगर एक अधिकारी को नहीं पता है तो जिस तरीके से एक स्वभाव जो एक नेता का देखने को मिलता है, कई बार देखने को मिलता है कि अब अधिकारियों के ट्रांसफर से लेकर सस्पेंशन तक की बातें कहे जाते हैं विधायक या तमाम जो जनप्रतिनिधि होती हैं, इसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर जो शब्द थे मर्यादा को तार तार करने वाले थे और विधायक जी के जो शब्द थे वो एक अधिकारी के प्रति अशोभनीय शब्द थे। मंच पर डीएम भी मौजूद थे और साथ ही साथ सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद थे। ऐसे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कम से कम एक जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए था। फिलहाल ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और कुछ लोग विधायक के इस व्यवहार से नाखुश नजर आ रहे हैं कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। सबकी अपनी अपनी राय है। फिलहाल ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें हैं उनके शहरों की वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अगर आपको बता दें, जिस तरीके से जैसे ज्येष्ठ माह का जो है मंगल स्टार्ट हो गया है और आज तीसरा मंगल है और इस तीसरे मंगल पे हम बताना चाहेंगे कि पूरे रायबरेली में ही जो है जिस तरीके से बड़े मंगल की जो है शुरुआत हुई है, भव्य तरीके से लोग जो इस गर्मी है उस गर्मी से राहत कहीं से शासन प्रशासन तो नहीं देता नजर आ रहा है, लेकिन ज्येष्ठ माह के मंगल पे जो श्रद्धा भक्ति भाव रखने वाले इंसान है वो जो है कहीं ना कहीं इस समय देखे हमारी मौजूदगी जो है यहाँ पे है और ये शरबत यहाँ पे पिलाया जा रहा है। ऐसी कई मैं बताऊं कि पूरे जो है प्रदेश में, पूरे देश में इस मंगल पे जो है ये ज्येष्ठ माह का ऐसा मंगल है कि कहते हैं कि अगर जो भी आप दिल से श्रद्धा से जो अजर अमर है हमारे जो सनातन धर्म में हिंदू धर्म में जो माने गए हैं वो बजरंगबली साक्षात, तो जो है उनकी मुरादें आप सबकी पूरी होती है। वैसे ही उससे आज IBC 24 रायबरेली से जो खबर दिखा रहा है वो सबसे बड़ी खबर यही है कि ज्येष्ठ माह के मंगल पे जगह जगह लोग जो है अपनी श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक हर मंदिर में सुबह से तांता लगा हुआ है। आप जाएंगे कहीं पे भी, हमारे यहाँ अभय दाता मंदिर है वहां की भी हमारे पास तस्वीर है और सुबह से ही तांता लगा। ये भक्तों का जो है वो है और मानना है कि अपनी अपनी श्रद्धा होती है, लोग मानते हैं जिसको पूरी होती है। हम कुछ लोग यहाँ उनसे बात भी करना चाहेंगे किस तरीके के जो बड़ा क्या कैसी भावनाएं हैं हमारे भगवान के प्रति। बहुत अच्छा है। कैसे मानते, क्या लगता है कि मुरादें पूरी होती हैं? और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम बात करना चाहेंगे। कैसे देखते हैं इस बड़े मंगल को आप लोग? हम बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। और क्या मानना है बड़े मंगल की खासियत क्या है? खासियत ये है कि हमारे यहाँ
मुरादें पूरी होती है कहते हैं। मुरादें पूरी होती हैं, मैं बालाजी पूरे करती हैं भाई। सनातन धर्म में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं। और देखिए, लोगों का कहना है अखंड सीधे सीधे कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा भगवान अगर आज के दिन में कोई माना जाता है तो बजरंग बली। आप कैसे मानते हैं? ये बहुत ही पावन दिन है जी। और मैं पवन पुत्र हनुमान जी की जय जयकार करता हूँ। और उनके आशीर्वाद से ये निश्चित है सारे प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये दिन जो आता है इसका लोग बहुत ही अच्छे से इंतजार करते हैं। और ये दिन बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। और आज तो मैं ये कहूँगा, आज हमारे धन जयंती भी है। ये बड़ा ही दुर्लभ संयोग बनता है। कौन सी जयंती है? शनि जयंती। शनि जयंती। जयंती भी है। और ये दुर्लभ संयोग है। आज जो भी भक्त अपनी मन की इच्छाएं मुरादें मांगता है वो प्रभु जरूर उनकी पूरी करते हैं। जय बजरंग बली। देखिए अखंड, इन्होंने कहा कि आज शनि जयंती भी है और ये आज का दिन और आज का शुभ जो है अच्छा मुहूर्त है। और इस मुहूर्त में ऐसे में भक्तों का तांता लगे, जगह जगह लोगों का भंडारा प्रसाद और अगर बात करें शरबत, ये सब मिल रहा है। और लोग उसको बड़े भक्ति भाव से ले रहे हैं, आ रहे हैं और अपने तरीके से ज्येष्ठ माह के मंगल को मना रहे हैं। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, ज्येष्ठ माह के इस मंगल में, क्योंकि पूरा महीना लगभग ये मंगलवार का जो दिन है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और जैसा कि आपने बताया कि आज शनि जयंती भी है, तो आज का दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपको बता दें, एक सवाल आपसे इंद्रवीर ये जानना चाहिए कि जिस तरीके से इस भंडारे की जो शुरुआत थी, शरबत या कुछ भी बांटने की शुरुआत वो लखनऊ से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये कल्चर अब अन्य अगल बगल के जिलों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पीछे भी आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग शरबत बांट रहे हैं और जगह जगह भंडारे हो रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल में जो लखनऊ से प्रथा की शुरुआत हुई थी, अब अन्य जिलों में भी वो बढ़ चढ़ करके लोग खुद भंडारा करा रहे हैं, लोगों को शरबत पिला रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें और भी जिलों में देखने को मिल रही है, जैसा कि आप रायबरेली में दिखा रहे हैं। देखिए अगर बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि लखनऊ ही नहीं अखंड, अब एक ऐसा प्रचलन हो गया है। अगर मैं बात करूं खासकर तो मुझे थोड़ा सा कहने में हिचकिचाहट नहीं होगी। जब से सूबे में सरकार भाजपा सरकार आई है 2014 से लेकर अब तक, कहीं ना कहीं आपने सनातन धर्म को बढ़ते देखा है। और ये हालात लगातार बने हुए हैं कि सनातन धर्म को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा जो 500 साल बाद निपटा, चाहे वो अब जो है मथुरा की तैयारी है। किसी तरीके से सरकार अब जिस तरीके से 2027 का चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं और राजनीति अब और चुनावी जो पंचायती चुनाव है वो भी नजदीक है, तो उसको लेकर के सनातन धर्म का प्रचार जोरों शोरों से जारी है। और जिस तरीके से हो रहा है ये कहीं ना कहीं उसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका दिखती है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, क्योंकि जनता में श्रद्धा है और श्रद्धा का भाव कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा भी होता है। और श्रद्धा के ही भाव का जो आलम है, क्योंकि तमाम जो भी हमारे धार्मिक स्थल है वहां पर जो तांता लगा है श्रद्धालुओं का और भीड़ बढ़ती चली जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो श्रद्धा का भाव है इस सरकार के आने के बाद जरूर बढ़ा है। और सनातन धर्म को लोग लेकर के जो प्रचार और प्रसार है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के दिन ऐसा माना जाता है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रह जाए जो उस दिन भूखा रह जाए, क्योंकि जगह जगह भंडारे श्रद्धालुओं की तरफ से कराए जाते हैं, शरबत लगाई जाते हैं कि कोई भी प्यासा न रह जाए। तो आज का दिन न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि उस दृष्टिकोण से भी है कि आज की डेट में जहां भी ये भंडारे लगते हैं या उस एरिया में, अगर लखनऊ की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आज के दिन भूखा रहे। तो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है ज्येष्ठ माह के इस बड़े मंगल का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो आपको बता दें कि बस्ती जिले में एक ऐसा गांव है जो दो जिलों के बीच में कहीं ना कहीं जो विकास है वहां पे वो थम सा गया है, खंड ये कह सकते हैं। क्योंकि काफी सालों से अगर बात की जाए, फिलहाल वो जो दो जिलों के बीच का जो वो गांव है वहां पे कहीं ना कहीं जो छात्र है या वहाँ के लोग हैं उन लोगों को अपना जो उचित लाभ है या सरकार की योजनाएं जो वहां तक पहुंचनी होती है वो नहीं पहुंच पाता। फिलहाल आपको बता दें कि ये बस्ती जनपद के कुदराहा ब्लॉक के जो है भरवलिया और टिकोरिया नाम का एक गांव है, जिस गांव के जो है वहां का साफ मानना, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो लोग प्रधानी का चुनाव तो बस्ती जनपद में देते हैं, लेकिन विधानसभा की बात की जाए या सांसदीय चुनाव की बात की जाए उसका मतदान वो जो है संत कबीर नगर के जिले में देते हैं। कहीं ना कहीं प्रधानी बस्ती में है लेकिन बाकी जो दो चुनाव है वो संत कबीर नगर में जिले में है। फिलहाल वहां के एक चीज बता दें, अगर हो सके हमारे सहयोगी बाइट क्लिक करें तो जो अभ्यर्थी जो फौज में भर्ती देखने गया था वो खुद अपने बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो उसको जो है पात्र होने के बाद भी लेकिन कहीं ना कहीं संदेह की वजह से उसे जो है वहां से भगा दिया गया, हटा दिया गया कि कहीं ना कहीं जो वो संदेह में लगा। क्योंकि आपको बता दें कि जो वहां पे छात्र जो वहां पे जाता है तो उसको कहीं ना कहीं उसको आय जात और निवास की बात अगर की जाए तो दस्तावेज जो है
वो बनते हैं संत कबीर नगर के, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो आइडेंटिटी अगर बात की जाए आधार कार्ड, तो बस्ती जिले के होने की वजह से कहीं ना कहीं ये काफी सवाल है कि जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों को जो है नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर ये सबसे बड़ी बात है, फिलहाल वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मंडलायुक्त से, बस्ती के जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि कहीं ना कहीं उनके जिले को जो है पूर्ण रूप से बस्ती जिले में सम्मिलित किया गया। लेकिन सवाल यही है, क्या जो है दो पता होने के कारण संत कबीर नगर और बस्ती की वजह से जो छात्र हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है। अगर कहीं ना कहीं बेरोजगारी की बात की जाए तो हो सकता हो सरकारी योजना या सरकारी नौकरियों से वंचित है वहाँ के लोग अखंड। तो देखिए, अगर ये समस्या है और अगर तमाम जो जिले के बड़े अधिकारी हैं, अगर उनके पास समस्या का समाधान नहीं है, तो जनता क्या करेगी? क्या जनता पिसेगी क्या क्षेत्र में? इस क्षेत्र में आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, उसका कोई ना कोई हल जरूर निकालना चाहिए ना। अगर सारी व्यवस्थाएं हैं, चुनाव हो जा रहा है, वहां पर प्रधान बन जा रहा है, उस क्षेत्र के जो वोटर है वोट डाल दे रहे हैं, तो उनको वंचित क्यों रखा जा रहा है रोजगार के मामले में? और अगर इस तरह की घटना घटी जा रही है, तो क्या जो जिम्मेदार है वो आंख मूंद कर कब तक बने रहेंगे? कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर निकालना चाहिए। किसी अधिकारी से बात हुई इस पूरे मसले पर आपकी? बिल्कुल, इस बारे में जो जिला अधिकारी हैं अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने ये साफ कहा कि ठीक है हम इस बारे में देखते हैं, वहां पे जाएंगे, बातों को समझेंगे। लेकिन वही चीज है कि जो है आप विधानसभा की बात की जाए या जो है सांसदीय चुनाव की बात की जाए, वो मतदान तो संत कबीर नगर में हो रहा है, लेकिन प्रधानी जो चुनाव है वो बस्ती में हो रहा है, क्योंकि प्रधान बस्ती से चुने जा रहे हैं, आपके आधार कार्ड बस्ती से बनाए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज अगर ये है कि उसमें एक चीज खास ये भी देखी गई है कि उस गांव में जियो टैगिंग नहीं होती है। जियो टैगिंग के लिए अगर आपको राशन लेना हो तो आप वहां से कुछ दूर पे आएंगे तब आपकी जियो टैगिंग होगी। सबसे बड़ी चीज है, आपको आवास वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि आवास मिलेगा कैसे जब जियो टैगिंग ही उस गांव में नहीं हो पा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि अगर विजुअल क्लियर होगा तो खास देखा जाएंगे कि उस गांव में अभी भी इस समय भी अगर बात की जाए, जिस तरह से प्रधानमंत्री की बात की जाए या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए, लगातार गरीबों को जो आवास है वो दिया जा रहा है, लेकिन अब भी उस गांव में झोपड़ियां आपको अखंड दिखाई वहां पे इस तरीके का गाँव में वर्तमान समय में अखंड दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो जितेंद्र, अगर ये समस्या बनी हुई है और लोग अगर विकास जो पूरे देश में हो रहा है और उसमें कुछ लोग केवल कहते हैं सीमा जो विवाद है उसके चक्कर में अगर इससे वंचित रह जाते, तो ये तो अधिकारियों की बहुत बहुत बड़ी लापरवाही है। इसके लिए क्या वहां के लोगों के विकास में या उस इलाके के विकास में अगर कोई बाधा बन रहा है तो उस बाधा को ही दूर करना चाहिए। अगर अधिकारियों के पास का कोई हल नहीं है तो कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन जरूर निकाले। अगर ऐसे भी वहां पर इलाके का विकास फिर कैसे होगा अगर सीमा विवाद में उलझा रहेगा मामला? तो दो जगह पे दो अलग अलग आइडेंटिटी है ना, वहां पर रोजगार का जैसा आप सवाल खड़े कर रहे हैं, रोजगार के लिए, विकास के लिए, तो तमाम ऐसे लगातार सवाल खड़े होते रहेंगे। तो इसका तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना। कि अगर हम कहेंगे हम देख रहे हैं या हम इस पे जांच करवाते हैं या इसका कुछ हल निकलवाते हैं, तो ऐसे करते करते तो चीजें निकलती चली गई। इतने वर्ष तो गुजर चुके हैं, क्या अभी भी आप देखेंगे ही कि कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे? वहां कब से लोग राह तक रहे हैं कि हमारा कुछ परमानेंट सॉल्यूशन होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मंडलायुक्त की इस बारे में जानकारी दी गई है, डीएम को भी जानकारी दी गई है फिलहाल, लेकिन कहीं ना कहीं इस बारे में जब पहले भी हमारी बात हुई तो साफ कहा गया था कि इसके लिए जो है शासन तक इस बात इस बारे में अधिकारी आएंगे, किसी तरीके की चीजों को किया जाएगा। फिलहाल सोल्यूशन की बात तो दूर की बात है, लेकिन मतदान की बात की जाए तो फिलहाल वो तो सभी पार्टियां वहां से ले रही है, फायदा तो सभी पार्टियों को हो रहा है। लेकिन अगर जनता अगर कोई पिसता हुआ नजर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस गांव की जनता है। जितेंद्र, ये आदत हो चुकी है जनता की पिसने की, और ये जो जनप्रतिनिधि है केवल वोट के लिए इस गांव में लगता जाते होंगे, विकास को लेकर के कभी वो ना जाओ गांव में भ्रमण करने जाते हैं। वैसे भी जनप्रतिनिधियों का हाल बहुत बुरा है। चुनाव जीतने के बाद बोलिए जब अगला चुनाव है तब दर्शन देंगे, उससे पहले तो गायब रहेंगे। तो विकास का क्या होगा भगवान जाने, वहां के रोजगार का क्या होगा भगवान भरोसे। लेकिन इतना जरूर है जितेंद्र, जिला अधिकारी सबसे महत्वपूर्ण पद पर होते हैं, पूरे जिले की कमान उनके कंधों पर होती है। उनसे जरूर पूछिए कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है आखिरकार। कब तक यूं ही लोग सीमा के विवाद के चक्कर में उलझे रहेंगे और जो उनकी समस्या है वो जस की तस बनी रहेगी। इस पर जरूर बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अगर यार हम बताना चाहेंगे, आज देश का बड़ा मंगल है और मंगलवार को लेकर यहाँ पर हम सीधे तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें सीधे बालाजी मंदिर से दिखा रहे हैं। इसी मंदिर से जहाँ पर मंदिर में निकले से ही यहाँ पर मन्नत पूछे थे हमारे कुछ लोग देख सकते हैं, भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। कम से नहीं हजारों की संख्या में, यहाँ पर दसों हजार की संख्या में लाइन में भीड़ है। सभी भक्त आ रहे हैं और बालाजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है और लेडियों के लाइन अलग है, जेंट्स के लाइन अलग चल रही है। पूरी प्रशासन है यहाँ पे जो महंत है, हम वहाँ से महंत से जानना चाहेंगे कि मंदिर को लेकर क्या कहेंगे। जी
ये जो यहाँ पर बालाजी मंदिर में मान लीजिए यहाँ पर ये लोग दिवालों को मिट्टी नहीं मिल रही है उसको लेकर आप क्या करें? मैं कहाँ से वहाँ तो वहाँ यहाँ पर पूरी बालाजी मंदिर की जानकारी दी और यहाँ पर जो भक्त है सुबह 5 बजे से लेके यहाँ पर अभी भी ताला लगा हुआ है और लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ लेडीज भी है, जेंट्स भी है और जगह जगह पर भंडारे भी करवाए जा रहे हैं और इस मंदिर में देख लीजिए कई मान्यताएं हैं। जी बिल्कुल आदर्श, आस्था की ये कतार है और शायद ये अंतहीन कतार है, क्योंकि यहाँ पर अंत नहीं होगा। लगातार जैसे जैसे और दिन बढ़ेगा, लोग जो श्रद्धालु हैं वो लगातार अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। अवनीश समाज से जुड़े हुए कानपुर से अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए कल 2 खबरें हैं। पहली खबर ये है कि लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर जो है एक बस में जा रही थी जो गोंडा की तरफ, उसमें जो है पीछे से आ रही एक बस ने टक्कर मारी। इसमें जो आगे बस है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें लगभग 25 से 26 लोग हैं जो बुरी तरीके से घायल हो गए। जिसके बाद में जो NHI है और जो भी जितने भी पुलिसकर्मी है वहां पर मौके पर पहुंचे, उन्होंने जो है घायलों को अस्पताल पहुंचाया और तुरंत जो है एक्सप्रेसवे को खाली किया गया, क्योंकि आपको बता दें लगातार एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां काफी तेजी में चलती हैं, तो उसको तुरंत खाली करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो उसको वहां से खाली कर दिया गया। वही दूसरी बड़ी खबर यह है कि 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसको लेकर के लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल DGP और मुख्य सचिव यहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि इसके पहले जब पहलगाम में हमला हुआ था, उसके पहले प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन था, लेकिन जिस तरीके से कानपुर के शुभम की यहाँ पर मौत हो गई थी, इसके बाद में उन्होंने अपना यहाँ का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था और वही कार्यक्रम जो है इस बार 30 तारीख को तय हुआ है और 30 तारीख को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उसके पहले उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री एक बार यहाँ पर दौरा करने जरूर आ सकते हैं। फिलहाल अभी उनका कोई कार्यक्रम ऐसा निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन ये बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आएंगे। और क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है, तो उनका उस बार भी ये कहना था कि जो भी गर्मी की व्यवस्थाएं हैं, गर्मी ना लगे इसको लेकर के पूरी व्यवस्थाएं की जाए। इसी तरीके से इस बार भी कहीं ना कहीं वो इस तरीके के कड़े निर्देश दे सकते हैं। खंड अवनीश, एक बात ये भी जानना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जो पहलगाम हमले में जो मारे गए थे शुभम, क्या उनके घर भी जा सकते हैं? ऐसी कोई जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? देखिए घर जाने का तो कोई इस तरीके की जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ के जो सांसद रमेश अवस्थी, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र अपने द्वारा लिखा था कि वो जो शुभम के परिवार हैं, प्रधानमंत्री एक बार उनसे जरूर मिले और उनको मिलकर के ढांढस बांधने का कार्य जरूर करें। जो उनका पत्र है वो भी कहीं ना कहीं जो है वायरल हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके घर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनको जरूर जो पहलगाम में शुभम के जो पहलगाम में शुभम जिनकी मौत हुई थी, उनके पिता और उनकी पत्नी से जो है कहीं ना कहीं मुलाकात प्रधानमंत्री कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल अवनीश, मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात के दौरे पर थे और हैं भी इस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो कर्नल सोफिया थी उनके परिवार वाले मंच पर मौजूद थे, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा देखने को शायद मिल सकता है जैसा कि आप बता रहे हैं। भले घर ना जाए, लेकिन उनके परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भी उन्होंने गुजरात में एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर कैमरे के सामने हुआ है कि कोई सबूत न मांग सके, क्योंकि लगातार विपक्ष हर किसी स्ट्राइक को लेकर के सबूत मांगता था। इसी को लेकर के ये कहीं ना कहीं विपक्ष पर एक कटाक्ष है कि कोई सबूत ना मांगे, इसीलिए कैमरे के सामने ये सारे का सारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष उनके इस बयान को किस तरीके से लेता है, क्योंकि लगातार अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखा जाए तो कांग्रेस लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और
लगातार कई बातें करता है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो भी सवाल पूछा कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट हमको का नुकसान हुआ है, तो ये भी बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं जो सवाल है वो लगातार क्वेश्चन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष को घेरने के लिए और ये कहे कटाक्ष करने के लिए इस तरीके की बात आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बोली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल देखिए, अखंड दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबरों से स्टार्ट करते हैं। आईपीएल का आज लास्ट मैच है और लास्ट मैच को लेकर के काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। खास तौर पे आरसीबी और लखनऊ का मैच है तो खास तौर पे उत्साह है, क्योंकि देखिए आरसीबी के फैंस भी बहुत हैं और लखनऊ के भी फैंस हैं। तो प्रतापगढ़ में जगह जगह पे एलसीडियां लगाई जा रही हैं, क्योंकि आरसीबी की ये मैच देखने के लिए खास तौर पे लोग जिनको टिकट नहीं मिला है वो टिकट न मिलने के कारण भी अपने प्रतापगढ़ में ही एंजॉय करेंगे। और लखनऊ को जो जिनको मिल चुका है वो लखनऊ भी जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबरों की आ जाते हैं। बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई है। काफी दिन से इन लोगों की पुलिस को तलाश थी और आज वो सफलता मिल गई है। और पहले वो चाहेंगे कि एक बार सीओ पट्टी की बयान सुना दे। देर रात मुठभेड़ हुई है, लेकिन फिलहाल मीडिया को थोड़ा सा इस मुठभेड़ से दूर रखा गया। क्यों रखा गया ये फिलहाल जानकारी नहीं दी गई, लेकिन 10:30 बजे 11 बजे के आसपास एक प्रेस नोट भेजा गया और बाइट भेजी गई। सोचिए, पहले तो आपने अच्छा कार्य किया। बहुत दिन से आपको गौ तस्करों की तलाश थी और आपको वो तस्कर मिले भी, मुठभेड़ हुई, आपके पास उनके पास से आपको असलहे और गौवंश के काटने वाले सामान आपको मिले हैं और कुछ उनके मांस मिले हैं। लेकिन मीडिया को दूर रखना ये सबसे बड़ा सवाल निशान है। सीओ पट्टी मनोज कुमार रघुवंशी का बयान है। एक बार अगर प्ले हो जाता तो बेटर था, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। बिल्कुल देखिए आपको बता दें कि इसमें हसमतुल्ला जो है सबसे मेन मुख्य आरोपी है और इस आज प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र कंधई में करीब 3 बजे सूचना मिली कि कुछ लोग जयंतीपुर ऊसर में गौकसी का काम कर रहे हैं। तत्काल प्रभारी निरीक्षक अपने चौकी इंचार्ज के साथ मौके पर पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिल पे 4 व्यक्ति दिखाई दिए, जिनके पास बोरे में कुछ सामान था। पुलिस द्वारा ललकारा गया तो बदमाशों द्वारा तुरंत पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया जाने लगा। आपस में फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम हसमतुल्ला उर्फ लक्खू सनाब सोभराती जो रामपुर कुर्मियान का निवासी है। उसके साथ उसका भाई भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम मुजीब सनाब सोभराती है, और उनके 2 अन्य साथी मौके पर। बिल्कुल देखिए, अखंड हसमतुल्ला उर्फ लक्कू काफी दिनों से पुलिस की इसको तलाश थी और काफी दिनों से एक बार इससे पहले भी ये जेल जा चुका है। इसका भाई तकरीबन 5 से अधिक मुकदमों में जो है गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। बात करें कई थानों में इसके ऊपर मुकदमा लिखे गए थे। अगर देखा गया तो हाल ही साथ में एक सबसे बड़ा मुकदमा इसके ऊपर इसके भाई के ऊपर लिखा गया था कि सुल्तानपुर चांदा रोड पड़ती है और सुल्तानपुर ये चांदा और प्रतापगढ़ का बीच का बॉर्डर है, वहां पे पुलिस ने इसका पीछा किया था, इसलिए पलट की भी फायरिंग की थी, तब भी ये गिरफ्तार हुआ था और फिर उसके बाद से जेल छूटा। देखिए पुलिस लक्खू की काफी दिन से तलाश कर रही थी और कई जगहों पे दबिश दी गई। मैं अभी कुछ ही दिन पहले की बात करूंगा, 1 हफ्ते पहले की, तो मैं एक थाने पे बैठा था, काम से गया था, तो एसओजी की टीम तलाश कर रही थी। सोचिए, फतेहपुर, कौशाम्बी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, हर जगह तलाश कर रही थी, लेकिन ये प्रतापगढ़ में ही छुप के बैठा था। बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि देखिए बड़ी मात्रा में अगर बात करें तो गौ तस्करी के जो हम लोगों के सूत्र बताते हैं कि प्रतापगढ़ में ऐसे ही 2 क्षेत्र हैं जहां पे बड़ी मात्रा में गौ तस्करी की जाती है। पहला है कंधई थाना क्षेत्र और दूसरा है मानदाता थाना क्षेत्र, जहां ये दोनों बॉर्डर क्षेत्र है। अगर बात करें तो सुल्तानपुर, अमेठी, जौनपुर की दोनों बॉर्डर क्षेत्र है और मानदाता थाना क्षेत्र में बात करें तो उधर आपका प्रयागराज पड़ जाता है। तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पे गौ तस्करी और सबसे ज्यादा
यहीं पे गौ तस्कर है और सबसे ज्यादा अपराधी भी यहीं पर हैं। कहा जाता है कि पलते पोसते हैं एक तरीके से, और ये दोनों थाना क्षेत्र काफी बड़े क्षेत्रफल में है। तो सोचिए, ये ऐसे ऐसे गिरोह को आज पकड़ा गया है कि दो भाई आप जो है गिरफ्तार किए। फिलहाल एक की मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है, उसका प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मीडिया को दूर रखा गया। ठीक है, आपने मीडिया को दूर रखा, लेकिन आप प्रेस नोट 10:30 से 11 बजे के आसपास, मेरे पास अभी उसका भी प्रूफ है, लेकिन आपने केवल एक बयान जारी कर दिया, एक वीडियो विजुअल आपने जारी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी जो इनके अन्य साथी हैं, जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखा गया है अक्सर कि गौ तस्करी में अक्सर लोग भाग जाते हैं। आपको सारी जानकारियां होती हैं, सारे मुखबिर होते हैं, मुखबिर एक्टिव है। फिलहाल बहुत बड़ी कामयाबी है लक्कू की। केवल कन्ही पुलिस ही नहीं रही, जो है तलाश कर रही थी, प्रतापगढ़, कोहरों, अंतु, ऐसे कई और पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर की पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। लक्कू जो है पकड़ा गया है और उसका भाई पकड़ा गया है। और देखने वाली बात होगी कि 3 लोग तो पकड़े गए हैं और अन्य इनके साथी जो है कब गिरफ्तार होते हैं और कब जेल भेजा जाएगा। अखंड। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि अगर इतनी कहते हैं फैक्ट, अगर जानकारियां हैं और मुखबिर पुलिस के बहुत जो सूत्र होते हैं बड़े मजबूत होते हैं, तो ऐसी ही मुखबिरी की वजह से ऐसे लोग पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या केवल 3 ही लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है? अगर इस तरीके की जानकारी है और ये इलाके हैं जहां पर इस तरीके की कार्यों को अंजाम दिया जाता है, तो पुलिस को क्या ऐसे लोगों की, गौ तस्करी के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। तो क्या पुलिस केवल 3 लोगों से केवल खाना पूर्ति कर रही है, या फिर एक बड़ा मुख्य आरोपी जो है या मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार करके पुलिस अन्य सदस्यों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लेगी? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। लक्खू जो है मेन मुख्य आरोपी है। सबसे बड़ी बात कि इसका छोटा लिंक नहीं है। लिंक के दायरे की बात करें तो ये छोटे लिंक में नहीं है। इसका पूरे के पूरे प्रतापगढ़ जिले में लिंक फैला हुआ है। चाहे वो शहर हो, चाहे वो देहात हो, हर एक जगह इसका लिंक फैला हुआ है। आरोप इसका गैंग काफ़ी बड़ा है। जो पुलिस सूत्र, जब मुझे ये सूचना मिली तो मैंने मीडिया सेल में इसे देखा। उसके बाद मैंने पुलिस के काफ़ी अधिकारी और कर्मचारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि इसका छोटा ग्रुप नहीं है, काफ़ी बड़े मात्रा में। ये केवल प्रतापगढ़ में नहीं फैला हुआ है, ये पूरे आस-पास के जनपदों में इसने अपना पूरा गिरोह फैलाया हुआ है। फिलहाल छानबीन की जा रही है। अभी-अभी नए एडिशनल आए, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि देखिए, प्रताप अभी मुझे आए हुए मात्र 24 से 48 घंटे हुए, उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन जो हम अभी तक हमको संपूर्ण रूप से जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार ये सबसे बड़ा गिरोह है और जो उसका मुख्य आरोपी है हमने पकड़ लिया है। और फिलहाल इसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी प्रतापगढ़ पुलिस कह रही है कार्रवाई करने को। और इसका भाई जो है पहले भी गौ तस्करी में जेल जा चुका है और इसके जो पुराने यार मित्र हैं, उनकी भी तलाशी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल भाइयों को, दोस्त, यार, रिश्तेदार जो भी इनमें सम्मिलित होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जिनके खिलाफ छुपे थे, ये भी कहा जा रहा है, जिनके क्या ये छुपे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो 120 बी के ही तहत कार्रवाई की जाए, लेकिन उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। देखिए, पुलिस का सबसे बड़ा ये कठोर कदम। अब ये सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब ये 120 बी जो उनको रखता है या उनको पनाह देता है, पनाह वालों के ऊपर अगर कार्रवाई की जाएगी, तो अब भविष्य में जो अगर मैं गौ तस्करी ही नहीं, किसी भी अपराध की बात करूं, तो पनाह देने वाले सबसे पहले डरेंगे कि हम पनाह देंगे तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर ये पुलिस कदम उठाती है तो सबसे बड़ा कदम। प्रतापगढ़ देखा गया था, 90 लाख की लूट हुई थी प्रतापगढ़ में, और उसमें 13 से 14 अपराधी निकले थे, जिसमें से केवल बात करें तो 5 से 6 ही लोग केवल उस पूरे लूट में थे। लेकिन जिसने पनाह दिया था, पुलिस ने कठोरतम कार्रवाई की थी और उसके बाद से लूट अपराध जैसी घटनाएं बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि लूट करेंगे तो पनाह देने वाला कोई नहीं मिलेगा। और उसमें जितने भी लोगों ने उन लोगों को ठहराया था, तो सबके ऊपर 120 बी की कार्रवाई की थी और ऐसी घटनाएं बंद हो गई थी। अगर पुलिस फिर से ये कदम उठाना शुरू कर रही है, तो सबसे ज्यादा अपराधियों के अंदर खौफ बैठेगा। अपराधियों से ज्यादा जो पनाह देगा, उनके अंदर खौफ बैठेगा। अखंड।
बिल्कुल ज्ञानेंद्र, पनाहगार बहुत बड़ी कड़ी होते हैं, क्योंकि ऐसे अपराध करने के बाद जो लोग पनाह जिनके घरों में लोग लेते हैं तो वो अपने आप में गुनहगार वो भी हैं, क्योंकि अपराधी को अगर पनाह देने वाला भी उससे बड़ा गुनहगार है, क्योंकि अपराध करके आया होता है, उसको जानकारी होती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और प्रतापगढ़ पुलिस के लिए जिस तरीके का उसने कार्य किया है, ये काबिले तारीफ है। एक मुख्य आरोपी को, अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। लगातार अभियान चला रही है पुलिस, यूपी पुलिस। और ऐसे में अगर प्रतापगढ़ पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को जो गौ तस्करी करता है, उसके मुखिया को ही अगर गिरफ्तार कर लिया है, तो जल्द से जल्द और भी जो गिरोह के सदस्य हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। काबिले तारीफ ये पूरी की पूरी घटना है, और काबिले तारीफ जो यूपी पुलिस के, प्रतापगढ़ पुलिस के जवान हैं, उनकी भी तारीफ करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आपको एक और खबर बताते हैं कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहगीर वीर योजना लॉन्च की है, और इस योजना के तहत अब ये उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। इसका मेन मुख्य जो उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे जब कोई एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में जिन लोगों को चोट लगती है, वो उस कहते हैं कि गोल्डन आवर वो पहला घंटा होता है। जब पहले घंटे में जब किसी का एक्सीडेंट होता है, अगर उसको पहले घंटे में ही अस्पताल अगर पहुंचा दिया जाएगा, तो एक बहुत उसके इलाज में या उसकी जो स्थिति है उसमें सुधार आने के बहुत चांस होते हैं। इसीलिए पूरी उसी उद्देश्य के साथ ये पूरी की पूरी योजना है। इस योजना के तहत जो भी राहगीर जो एक्सीडेंट में घायल हुए लोग होंगे, उनको अस्पताल तक ले जाएगा, उनको 25,000 का इनाम मिलेगा। आपको बता दें, किसी प्रकार की कोई भी वो कानूनी कार्रवाई में नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर वो अस्पताल तक पहुंचा देता है घायल को जल्द से जल्द, तो उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी ये कहीं ना कहीं योजना है, क्योंकि कई अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो हजारों लोगों की जान चली जाती है केवल और केवल समय पर इलाज ना मिल पाने के कारण। इसी के दृष्टिकोण, इसी को ध्यान में रखते हुए ये योजना लॉन्च की गई है कि जो राहगीर जो लोग एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं, अगर राहगीरों के बीच में ये अभियान चलाया जाए, तो शायद हो सकता है कि इस पुरस्कार राशि से जो गोल्डन आवर होता है, पहला घंटा जिसे बोलते हैं, कि पहले घंटे में अगर उनको इलाज मिल जाएगा तो उनकी जान बच जाएगी। इसलिए ये इस योजना को लॉन्च किया गया है, और समूचे उत्तर प्रदेश में भी ये योजना अब लॉन्च की जा चुकी है। एक और चीज आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार जो सामूहिक विवाह होगा, उसमें जो लोग जो कन्या वो होगी, उसको सिंदूर दान भी दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी पहल ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ये उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है, और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सिंदूर दान जो कन्याएं होंगी उनको भी ये उत्तर प्रदेश सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो आज 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।